उपस्थित विद्वानों, भाषा शास्त्रियों, भाषा मर्मज्ञों, साहित्यकारों और मेरे जैसे हिंदी प्रेमियों, आप सबका दिव्या माथुर और वातायन के सभी सदस्यों की ओर से स्वागत है। पद्मेश जी आज की तकनीकी सारथी हैं। आपका भी प्रारंभ में ही धन्यवाद पद्मेश जी। आज वातायन की 68वीं गोष्ठी स्त्री वर्चस्व लिए हुए है। आज हम हिंदी की 3 विदुषी लेखिकाओं के साथ इंदु जैन की स्मृति का उत्सव मना रहे हैं। वातायन में स्मृति संवाद श्रृंखला, जिसमें हम आज तक कृष्णा सोपती, अमृता प्रीतम, केदारनाथ सिंह की यादों को बटोर चुके हैं। इसकी मूल परिकल्पना और भागीदार रेखा सेठी हैं। रेखा जी, आपका भी धन्यवाद। और हमारे अगले 2 कार्यक्रम मन्नू भंडारी और मुक्तिबोध के कृतित्व पर जो आधारित हैं, उनकी तैयारी के लिए भी शुभकामनाएं आपको। 2006 में चंडीगढ़ में छपे एक समारोह में ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसे मैं कोट कर रही हूं। डॉक्टर इंदु जैन, a Hindi poet who presided responding to the charge of Western influences on Indian women writer, said, "The burn the bra feminism does not prevail in India." The women writer feels man too is caught in traditional chains and is trying to come out of it. She is not at war with him. She's trying to awaken him to her sensibilities. She's trying to walk with him. Her poetry tries to scratch the thick skin. ये पढ़ते हुए मैं बचपन की दिल्ली में पहुंच गई। मैंने इंदु जैन को अपनी 4वीं या 5वीं कक्षा में दिल्ली शहर के निजामुद्दीन इलाके के हरितिमा में स्थित उनके घर में पहली बार देखा था। उनके पति मेरे पिता के टाइम्स ऑफ इंडिया में सहकर्मी थे। उनके घर में मुझे मेरे अपने शहरी और ग्रामीण अस्तित्व के संघर्ष के दौरान अचानक अपने भावी सौंदर्य बोध यानी एस्थेटिक की जमीन मिल गई। अप्रतिम सौंदर्य, सहजता और भाषीय संवेदना की स्वामिनी, माथे पर प्लास्टिक की टिकुली, काजल से भरी गंजी आंखें, घने खुले बाल, रंग बिरंगे चटक रंगों से सजी, 60 के दशक की फ्लावर पावर की पश्चिमी सौंदर्य बोध को भारतीयता में पिरोती हुई, जिसे मैं इंडियनाइजेशन और वेस्टर्न एस्थेटिक कहती हूँ। नमकीन जुकामी सी बेस वाली आवाज और चाशनी से भरे मीठे शब्दों और अपने अनूठे संवादी मीटर में कविता पाठ की तरह बोलती, बातचीत करती इंदु जैन अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी। अभिजात्य चेतना और देशज कलेवर में उनका घर और जीवन जया जेटली के गुर्जरी आंदोलन के बहुत पहले एक स्टाइल स्टेटमेंट था। वे स्वयं एक स्टाइल आइकॉन थी। फिर समझ में आया कि वे कॉलेज में पढ़ाती हैं। 70 तक वे एक प्रकांड विदुषी, हिंदी का परचम लहराती कवित्री, हिंदी की मुख्य धारा का प्रोफेशनल और अल्टीमेट यानी परम चेहरा बन चुकी थी। उस समय के एकमात्र तकनीकी पटल दूरदर्शन पर अनगिनत मुख्य धारा के साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मौलिक सूत्रधार, हर आयोजन को अपनी सार्थक कलात्मक वाक पटुता, ज्ञान और वृहद दृष्टि से संजोती इंदु जी की कविता शब्दों के सार्थक कलात्मक प्रयोग में अद्वितीय थी। उनकी कविता व्यक्तिगत अनुभव के धरातल पर उपजी होने पर भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी थी, बेजोड़ लचीलापन और उन्मुक्तता लिए हुए। उनका लेखन विदेशों में व्यापक रूप से अनुदित और संकलित हुआ है। आप टोक्यो विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं और मिज़ुकामी जी आज हमारे साथ हैं। उनका स्वागत है। आप इंद्रप्रस्थ कॉलेज में 38 वर्षों तक अध्यापन करने के बाद 2000 में सेवानिवृत्त हुई। इंदु जी ने सई परांजपे के साथ 3 फिल्मों की भागीदारी भी की। स्पर्श, चश्मे बद्दूर और कथा के गीतों के रूप में आपका काव्य हमारी धरोहर है। हिंदी की दुनिया पार कर
80 के दशक में मैं तो विदेश आ गई और 20 और 25 वर्षों बाद लंदन के नेहरू सेंटर में आयोजित एक समारोह में उनसे भेंट कर हमने अपनी स्मृतियों को फिर से जिया, उनके ऊपर से जाले हटाए। आज इंदु जैन स्मृति संवाद में रेखा सेठी जी का स्वागत है। इंदु जैन की शिष्या रेखा सेठी हमारे वातायन परिवार की वर्चुअल सदस्य हैं। रेखा जी लेखिका, भाषा विशेषज्ञ, शिक्षिका, अनुवादक, संपादिका और शोधकर्ता हैं और दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलेज में सह आचार्य और अनुवाद अध्ययन केंद्र की समन्वयक भी हैं। आप हिंदी की स्थापित, कर्मठ, समकालीन संवेदना का अनुसंधान करती और उसे आपती हुई स्थापित हस्ताक्षर हैं। इनके शब्दों में टीचिंग हैज बीन अ मिशन, नॉट अ प्रोफेशन। और इसी रेखा से जुड़ी दूसरी रेखा है रेखा उप्रेती। वो भी आज इस संवाद में शामिल है, जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। संभवतः आप भी इंदु जी की छात्रा रही हैं। आपके शोध, आलेख, कहानी तथा संस्मरण विशेष चर्चित हैं और इन दो जुड़ी रेखाओं को एक नया आयाम देती और त्रिकोण बनाती सोने पर सुहागा जैसी और कुछ कुछ इंदु जैन के जैसी ही सौंदर्य की गरिमा और पांडित्य का अभिजात्य लिए जो अच्छे अच्छों को अभिभूत कर देता है, साहित्य अकादमी और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित लेखिका अनामिका है। आप भी हमारे साथ हैं और आपका स्वागत है। आप समकालीन हिंदी का सर्वाधिक चर्चित और सम्मानित नाम है और इस सत्र में आपका दोबारा हार्दिक स्वागत है। तो रेखा जी, आप पधारें और मंच को संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी, इतनी खूबसूरत ढंग से आपने पूरे कार्यक्रम को शुरुआत की है। जब भी हमने स्मृति और संवाद की परिकल्पना की थी, परिकल्पना दिव्या जी की है और उन्होंने मुझे अपने प्रेरित किया इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए। तो हमने ये कोशिश की कि हम पहले हिस्से में कवि के व्यक्तित्व से कुछ ऐसी बातें लाएंगे कि लगने लगे कि जब कार्यक्रम अंत हो कि हम कवि के रूप में और व्यक्ति के रूप में इनको जानते हैं। तो मैं बहुत सी बातें सोच रही थी कि इंदु जी के विषय में ये कहूंगी, वो कहूंगी, लेकिन कितना सुखद संयोग है कि मीरा जी ने अपनी स्मृतियों से एकदम उनका शब्द चित्र प्रस्तुत कर दिया है और आप शायद मुझसे पहले से उन्हें जानती रही हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा संयोग हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि निजी रूप में जानना एक बात होती है, लेकिन जिस तरह आपने उनका परिचय कराया, कि कविता के बारे में बात की, ट्रिब्यून से उदाहरण दिया कि स्त्री होने पर भी स्त्रीवाद से उनका किस तरह का संबंध था, मेरे मन में भी एक साथ बहुत सारी उनकी छवियां, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पिछले पूरे एक सप्ताह से हम हर रोज हर पल बहुत सारी यादों को समेटे हुए हैं। मुझे कभी लगता ही नहीं है कि इंदु जी, मेरा अपना वजूद इंदु जी के बिना भी कुछ है, क्योंकि मैंने जिस तरह उन्हें जाना, समझा या जिस तरह उन्होंने मुझे गढ़ा, तो उनकी एक उपस्थिति में हर क्षण अपने आसपास महसूस करती हूँ। और अगर कहने को आज कुछ भी अपना है तो जान लीजिए कि उसमें इंदु जी हैं। तो इस तरह से इंदु जी के साथ आपने ठीक कहा कि मैं और रेखा उप्रेती दोनों हम उनकी शिष्या रहे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अनामिका जी के साथ भी उनका बहुत, अनामिका जी तब बहुत युवतर थी, जैसे कहना चाहिए। मुझे वो दिन याद आते हैं जब इंदु जी ने उन्हें इंद्रप्रस्थ कॉलेज में बुलाया था और शुरू में शायद तब उन्हें दिल्ली आए शायद बहुत समय नहीं हुआ था और अभी वो पीएचडी कर रही थी और कविताएं पढ़ना शुरू किया था। तो इंदु जी का पूरा व्यक्तित्व ऐसा था कि एक मेंटोर की तरह जो भी
उनके साथ आता था या आसपास होता था, कभी भी उन्होंने अपने आप को आगे करके और ये नहीं जताया कि मैं बहुत एक ऐसी पोजीशन पर हूँ या ऐसे पदतल पर हूँ जो कि बाकी सब लोग, मतलब आइकॉन तो वो थी, हम सब उनकी तरफ देखते थे, लेकिन ये बहुत कम लोगों में होता है जो हाथ बढ़ा के कहे कि तुम आगे हो। और अनामिका जी जरूर मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी कि उनका ऐसा ही व्यक्तित्व था। और एक अनामिका जी ने जो पहली पहली किताबें की जिसमें कहती हैं औरतें, या बाद में साहित्य अकादमी से भी स्त्री कविता के जो संकलन उन्होंने बनाए उसमें इंदु जी शामिल रही, और बहुत सी बातें रही होंगी अनामिका जी के पास अभी साझा करने को। लेकिन मैं पहले रेखा उप्रेती को आमंत्रित करती हूँ। आपने काफी अंतरंग परिचय दिया, लेकिन उनकी कुछ पुस्तकों के बारे में, उन्होंने किस तरह की कितने कविता संकलन है, गद्य में क्या लिखा, इस तरह का एक परिचय अगर रेखा जी आप साझा कर सकें तो और अच्छा रहेगा। रेखा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। इंदु जैन जो हमारी बहुत ही प्रिय मैम रही, मित्र रही, एक माँ की तरह भी रही मेरे लिए बाद के वर्षों में, तो उनकी स्मृति में आयोजित इस संवाद गोष्ठी में मुझे शामिल करने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वातायन परिवार की। और आज रेखा जी के साथ और अनामिका जी के साथ, ये दो जो महान हस्तियां हैं, उनके साथ इंदु जी पर उनकी स्मृतियों पर, उनकी कविताओं पर बात करने के लिए का जो अवसर मुझे मिला है, मैं वैसा ही अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ आज जैसे वर्षों पहले जब मैं बीए की तृतीय वर्ष की छात्रा थी। तो एक दिन इंदु जी ने मुझे अपने घर बुलाया और फिर उन्होंने मुझे अपनी हस्तलिखित कविताओं की एक पोथी, एक पांडुलिपि उन्होंने मुझे दी और उन्होंने कहा कि मुझे एक कविता संग्रह मेरा नया निकलने वाला है, तो तुम जरा देखो कि इसमें से कौन कौन सी कविताएं मुझे चुननी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि वो अध्यापिका हमारी जिनको देखकर ही हम अभिभूत रहते थे, तो मैं तो फूली नहीं समाई सचमुच। और फिर वो उन कविताओं को मैं घर लेकर आई, मैंने बड़े मनोयोग से पढ़ी। क्या मुझे तब समझ में आई होंगी मुझे अब याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि इंदु जी ने उन कविताओं पर मुझसे बात की, मुझसे पूछा कि मैंने क्यों वो चयन किया, मैंने कौन सी कविताएं चुनी, तो उसके पीछे क्या कारण था। बहुत विस्तार से, बहुत प्यार से मुझे याद है उनके बागीचे में बैठकर हमने बातचीत की। आज मैं सोचती हूँ कि क्या कारण रहा होगा कि इंदु जी ने मुझे वो कविताएं दी। तो एक तो सीधा सा कारण जो मुझे समझ में आता है कि शायद वो देखना चाहती थी कि एक बिल्कुल सामान्य सी बीए की छात्रा उन कविताओं के साथ खुद को कैसे जोड़ के देख पाती है, क्या वो कविताएं उस तक उस रूप में संप्रेषित हो पा रही हैं जैसा कि शायद वो सोचती हों कि मेरी छात्राएं मुझे किस रूप में समझती हैं। पर उससे भी बहुत बड़ी बात जो भी रेखा दी ने भी कही, रेखा दी जब बोल रही थी तो मुझे लगा कि यही सब तो मैं कहने वाली थी। हम शायद इतने समय से एक साथ रहे हैं कि हमारे मन में लगभग एक ही बात चल रही होती है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो इंदु जी का बड़प्पन था कि वो किसी को भी कमतर नहीं समझती थी। ये जो उनकी विशिष्टता थी, ये हमने बहुत लंबे समय तक उनके सानिध्य में रहकर कई अवसरों पर हमने महसूस किया कि इंदु जी जिसके भी संपर्क में आती थी, जिससे भी वो बात करती थी, उसका कद वो अपने बराबर कर लेती थी। ये जादू उनमें था। कभी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो क्या चीज है और हम क्या हैं। हमेशा एक बराबरी का, पता नहीं कैसे वो ये, और उनके घेरे में आके सचमुच हमें भी ऐसा एहसास कभी नहीं होता था कि हम कितनी बड़ी हस्ती के साथ जुड़े हैं या उनसे बात कर रहे हैं। इतनी सहजता के साथ हमारा उनसे एक संपर्क था। आप कह सकते हैं कि जैसे रोशनी होती है तो उसके घेरे में जो भी वस्तु आती है तो वो उजली हो जाती है, तो वैसा ही हमारा इंदु जी के साथ संपर्क रहा। और मैंने कई रूपों में उनको देखा और जाना। एक तो छात्रा के रूप में तो हम लोग सभी, सारा कॉलेज ही उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहता ही था। फिर कुछ समय उनके साथ पढ़ाने का भी मुझे मौका मिला इंद्रप्रस्थ के परिवेश में,
और सबसे ज़्यादा जो मैं उनसे जुड़ी जब आईपी के कैंपस में मैंने घर लिया, और वो मेरी लगभग पड़ोस में थी। और मुझे याद है जब मैंने शिफ्ट किया था तो वो गर्मी की दोपहर थी और लगभग वीरान था कॉलेज, क्योंकि छुट्टियां थी उन दिनों और मैं शायद अकेले ही अपने घर पर बैठी थी। तो अचानक मैंने देखा कि मेरे पीछे के आंगन से इंदु जी चली आ रही हैं, वही वैसी ही भव्य मूर्ति जैसा अभी मीरा जी ने उनके व्यक्तित्व का चित्रण किया, वर्णन किया। आप सोचिए वही दिव्य रूप, हाथों में कुछ एक छोटा सा उपहार लिए और चेहरे पर वही उनकी मोहक मुस्कान, और वो आई मेरे साथ बैठी। और उसके बाद जो उनके साथ एक अपनापा जुड़ा वो जब भी शहर को जाती शाम को तो मुझे साथ जरूर ले लेती हूँ, और फिर लंबी लंबी हमारी बातें चलती। और फिर बहुत दिनों तक हर वीकेंड पर हम लोग या तो उनके घर जाते, वो बुला लेती हमें, या वो हमारे घर आती, और फिर वो एक महफिल जैसा की बातें हो रही हैं, गीत हैं। बहुत अच्छा गाती थी इंदु जी। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे मन की, मैं बात जमाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की। तो सचमुच उनका व्यक्तित्व ऐसा ही था, वो इस जमाने की थी ही नहीं। तो इस तरह से बहुत सी स्मृतियां हैं इंदु जी की। अभी हम फिर बात करेंगे। तो अभी अनामिका जी भी हैं और उनके पास भी बहुत सारे अनुभव पहले होंगे। अनामिका जी के पास ही चलते हैं। अनामिका दी, जी जी। आपके पास भी ऐसी कुछ यादें होंगी। पहले हम उन्हीं से शुरू करते हैं, फिर कविता पर आते हैं। म्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट तो हाँ जी जी। तो मैं अभी सुन रही थी इनकी बात, इतने प्यार से बोल रही थी। तो इनको गर्मी की दोपहर की जब इन्होंने बात की, मुझे जाड़े की ठिठुरती हुई शाम याद आई जब मैंने उनको पहली बार देखा था। और देख के मैं बिल्कुल ठिठक गई थी, क्योंकि दिल्ली में मैं छोटे शहर से आई हुई लड़की यहाँ सबको भागते दौड़ते ही देखा था। और एलिस इन द वंडरलैंड और थंडरलैंड के बीच की एक चकित नयन लड़की, जिसने अभी दिल्ली में पांव ही रखा था, वो जाड़े क्या कि शाम की, मुझे लगता है 6 बजा होगा। और वो उन दिनों एम्पोरियम से शॉल लिया करते थे, खास तरह की शीशा जड़ा हुआ। तो वो मैं एक आदमी में कोई चर्चा थी तो मैं उनको सुनने गई थी। वहां मैं कॉलेज आई होंगी, मेरे अस्त व्यस्त कुछ, उनको देख के तो मैं ठहराव से चकित तो हुई ही। मुझे याद आई मेरे मोहल्ले में 2 वृद्धाएं सुबह सुबह फूल चुनने लगती थी। एक बंगाली वृद्धा थी जो शायद बाल विधवा रही होगी, और एक और वृद्धा थी। वो लोग सुबह दोनों मुंह अधेरे पीतल की एक डलिया लेके, फूल, उनके अपने घर में फूल नहीं था, फूल के पेड़ नहीं थे, लेकिन सुबह सुबह वो सबके घरों से फूल चुनती थी। उन दिनों हमारे घर के पीछे एक देवी मंदिर हुआ करता था, तो वहां पर चढ़ाने के लिए वो सब घरों से फूल चुनती थी। और उन दोनों, लेकिन वो लोग मुझे लगता है 40-50 साल की ही होंगी। और वो जिस छंद में चलती थी और जितने ठहराव से एक दूसरे से मिलती थी, और जैसे समय उनके साथ ठहर जाता था, और दोनों अपने दुख सुख आंखों ही आंखों में कहती हुई फिर आगे बढ़ जाती थी। वही गरिमा, वही ठहराव, चाल, जैसे कोई निश्चिंत हो जीवन, एकदम किसी तरह की भागा दौड़ी में नहीं हो, वैसा जीवन दिल्ली में एन आपाधापी के केंद्र में मुझे अचानक दिखा। मैं ठिठक गई। मैं कहा, माँ, ये ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा यहाँ कैसे सभी दौड़ते दिखाई देते हैं। और वो ऐसे ही खड़ी थी, और मुस्कुराहट पर उनके एक मैंने कविता लिखी। वो मुझे उस समय जानती नहीं होंगी, लेकिन वो यूं ही मुस्कुरा दी। और मेरा कहीं शॉल जो था
वो किसी कुर्सी की कील से लेके, कभी कभी नहीं होता है शॉल के धागे भ्रिकुटी की तरह तन जाते। तो अनजान थी मैं एकदम, लेकिन उनको क्या हुआ कि वो मुस्कुरा भी दी, और शॉल का ये जो धागा था उन्होंने, वो मुझे स्पर्श अभी भी याद है, ऐसे सीधा कर दिया मुझे। मैं जिसको देखे ही जा रही थी, वो आके मुझे इतनी आत्मीयता, मुझे हल्की सी रुलाई आई, मुझे घर की याद आ गई कि क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अंदर से लगा कि कौन है। और अभी अभी मैंने वॉल्टर बेंजामिन का एक लेख पढ़ा था, जिसमें वो कहते हैं कि हर शब्द का एक ऑरा होता है, और शब्द जितने जितने उम्र दराज होते जाते हैं, वैसे वैसे वो ऑरा बढ़ता जाता है। तो ये व्यक्तियों के साथ भी ये बात सच है। तो वो ऑरा जो था, वो उनके जो संचित, उनके विचार का पुंज जो था, जिसको रेखा अभी रोशनी कह रही है, वो एक खास तरह की छां भी रचता था। रोशनी और छांदार रोशनी, ये एक बहुत बड़ी बात उनके साथ हो जाती थी। अनामिका दी, मुझे एक पंक्ति उनकी यहाँ कोट करने का मन हो रहा है। तो पारे सी थिरक रही हथेली पर खुशी क्या करूं। असल में उनका पूरा व्यक्तित्व ही ऐसा था कि क्या क्या याद करूं की तरह कि क्या पक्ष छोड़े। लेकिन हमारे साथ बहुत से गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें उनकी भी बहुत सी बातें जानने की बहुत इच्छा रहेगी। तो थोड़ा सा हम पहले कविता पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, तो उनकी व्यक्तित्व से जुड़ी हुई इतनी बातें हैं कि वो ही याद करते करते शायद हमारा पूरा कार्यक्रम जा सकता है। लेकिन कविताओं पर बात करना बहुत जरूरी है। आपने तो स्त्री कविता, मतलब तमाम स्त्री रचनाकारों की कविताओं को संकलित किया है, जिससे कि मतलब ये बात आप पर भी बहुत लागू होती है कि कितनी विनम्रता से आपने अपनी विरासत को उतना ही आदर और सम्मान दिया है इस तरह संकलित करके। लेकिन एक खास बात मैं कहना चाहती हूँ कि इंदु जी भी थी, स्त्री भी थी, ऐसे व्यक्तित्व की स्वामिनी भी थी। लेकिन उस सबसे पहले जो चीज, जो बात जिसकी इज्जत करना उन्होंने हमें भी सिखाया, वो थी व्यक्ति। चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, किसी वर्ग से आए, तो आपका बाइस्कोप किधर से है, सब समाज शामिल होता है, व्यक्ति शामिल होता है। तो इंदु जी जिस दूरबीन से इस दुनिया को देखती हैं, वो लेंस जो है उनके यहाँ, वो व्यक्ति। तो अनामिका दी, जब आप देखती हैं, आपने उनकी स्त्री की, मतलब उनकी जो कविताएं संकलित की, तो आपको वो कविताएं कैसे मिली, या आपका क्या नजरिया है उस पर? मेरे पास उनके सभी संग्रह धीरे धीरे आते गए। होता है कि कोई जब किसी से मुतासिर हो जाता है, तो उसका शब्द संसार, उसके इतने दिनों की सोच की आहट पकड़ने का जी करने लगता है, क्योंकि ठहराव व्यक्तित्व का बहुत मुश्किल से आता है। तो मैंने कहा, इस ठहरी हुई झील में जो इसने इतने दिनों तक सुना होगा, सुना होगा, कहा होगा, सोचा होगा, सोचती हुई आंखों से दुनिया देखी होगी, एक ऐसी दुनिया जो वो नए सिरे से नए पाठ की तरह रचना चाहती थी, खासकर स्त्रियों की दुनिया। आपका इंद्रप्रस्थ कॉलेज तो इस मायने में ऐतिहासिक भूमिका। आपको कोई खास कविता उनकी अच्छी लगती है, स्त्री होने के नाते, या कोई खास? हाँ, उदास लड़की एक कविता है, और याद को भूलकर, और युद्ध और औरत। युद्ध को लेकर कम लोगों ने लिखा है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव युद्ध को लेकर कम होता है, और देह को लेकर भी कितने। उन्होंने एक जगह लिखा है उस कविता में कि मैं एक उम्र के होने के बाद मुझे लगता था कि देह मेरी कवच है, लेकिन
अब अखबार मुझे बताता और युद्ध की रपट आप देखेंगी। अभी मुझे इन्होंने बताया कि उनके पति अखबार में काम करते थे और वैसे भी पढ़ी लिखी। अब इस कविता उदास लड़की की कविता में भी बहुत सुंदर एक बिंब है कि वो उदास लड़की आती है। मुझे ये कविता पढ़ते हुए उषा प्रियमवदा की नायिका 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका सुषमा शर्मा याद आ गई। ये एक उस समय की पढ़ी लिखी नौकरी करती हुई दिल्ली में रहने वाली लड़की जिस तरह से संसार को देखती थी और नए सिरे से गढ़ना चाहती थी, वो जो कुम्हारिन का चाक उसके भीतर चलता होगा, वो अखबार भी पढ़ता। वो अखबार की सूचनाएं नहीं है, उन सूचनाओं की आहट वो कविता इतने अच्छे ढंग से पकड़ती है। ये आहट, उसमें अंत वाली पंक्ति आप देखें, जिसका उत्सव कभी मनाया था उसने देह के बारे में, उसका शोक मनाने लायक घर भी शरीर नहीं रहा। उसके सारे बाशिंदे कोमा में पड़े हैं। कौन है वो बाशिंदे? दिल, दिमाग, मौन और सोच और संवेदना। तो देह जो है एक बूढ़ी वृद्धा स्त्री की देह हो या एक किशोरी की देह हो, वो एक तरह की आधार पीठिका हो जाती है शोषण की, और उसके गले में लटका हुआ ढोल कैसे हो जाती है। युद्ध के संदर्भ से उन्होंने बात की। और भी एक कविता है जो उन्होंने इराक युद्ध के समय एक लोक कथा के संदर्भ से कही है। तो युद्ध जैसे बड़े विषय, अंदर के युद्ध तो है ही, मनोवैज्ञानिक युद्ध तो है ही जो हम सबको लड़ने पड़ते हैं। उसके अलावा जो बाहर का संसार है, जो घोरे बाहरे दोनों को समेट के चलने वाली कविता है। ऐसी कविता एक प्रबुद्ध स्त्री की कविता, एक ध्रुव स्वामिनी की कविता, जो दुनिया को भी स्त्री दृष्टि से मांझना चाहती है, अपने अनुकूल करना चाहती है, और जो उनके निजी जीवन में जो मूल्य थे, वो पब्लिक लाइफ में भी वही मूल्य मायने कैसे रखते हैं, इस पर वो लगातार सजग रही। और दार्शनिकता का जो एक आयाम है, वो मुझे लगता है ज्योत्सना मिलन के बाद सबसे ज्यादा इनके यहाँ है। लेकिन इनकी दार्शनिकता झीनी झीनी बीनी चदरिया है, बहुत झीनी सी है, वो बहुत मोटा शॉल नहीं है, है ना, वो बहुत झीने ढंग से बुना हुआ है। और वो कहीं भी वो बहुत लगातार सोचती हुई आंख से देखती हैं समाज की विडंबनाएं। एक बुद्धिमती स्त्री जिसके हृदय में संवेदना है। मैंने उनको आपकी आंखों से तो, आप दोनों की आंखों से तो देखा ही है रेखा, मैंने नरेंद्र जैन की आंखों से भी उनको देखा है। और इसके वीरेंद्र जैन अनाथालय के में पढ़ते थे और वहां वो पढ़ाने जाती थी और युवती थी वो मैंने, आदमी किसी को एक बार नहीं देखता, उसको कई आंखों में देखता है और तब जानता है। देखना एक पूरी प्रक्रिया है, जिंदगी भर आदमी चल एक को देखता ही रह जाता है, उम्र भर एक मुलाकात। आपने बहुत सुंदर बात की तरफ ध्यान दिलाया कि एक तो उनकी कविता में जो दर्शन आता है, दूसरा कि उनकी निजी व्यक्तित्व और सामाजिक व्यक्तित्व में कोई भाग नहीं है, एकदम पारदर्शी व्यक्तित्व है, और तीसरा कि उनका समस्त साहित्य एक प्रबुद्ध समर्थ स्त्री का साहित्य है जिसे अपने आप में विश्वास है। रेखा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैंने और रेखा उप्रेती ने मिलके एक किताब संपादित की थी। ये किताब उनके जाने के बाद ही संभव हो सकी, लेकिन हमने ये कोशिश की कि इस किताब में हम जैसे हम उनको पहचान पाए, 9 कविता संकलन है उनके, उन सब से चुनी हुई कविताएं यहाँ हैं। तो रेखा जी, आप कुछ बताना चाहेंगी ये जो पूरी प्रक्रिया थी चुनने की, और इस समय गुजरते हुए आपको उनकी कविताओं में क्या क्या खास लगता है? दरअसल इंदु जी की कविताओं से वो पढ़ना सुनना तो छात्र जीवन से, जैसे हमने कहा, कि शुरू हो गया था,
और हम तो उन सौभाग्यशाली लोगों में रहे हैं जिन्होंने इंदु जी से उनकी कविताएं सुनी हैं, स्टाफ रूम में भी सुनी है, क्लासरूम में भी सुनी है, और मंच पर भी। मुझे याद है जब उन्हें हिंदी अकादमी ने साहित्यकार पुरस्कार से नवाजा था तो मैं भी वहाँ पर थी, वहाँ भी उनकी कविताएं सुनने का मौका मिला। और उसके बाद जिस संकलन की आप बात कर रही हैं उसको करते हुए तो उनकी सारी, जो आप 9 कविता संग्रह की बात कर रही हैं, उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी अप्रकाशित भी रचनाएं थी, बहुत सी रचनाएं थी जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। तो उन सबसे हम बार बार गुजरे और हर एक कविता को हमने डूब के समझने की कोशिश की, क्योंकि बहुत बड़ा दायित्व बोध भी था कि हम जो भी चुने वो इंदु जी की कविता को प्रतिनिधि रूप में लाए सामने। तो इतनी विस्तार से उनको पढ़ने के बाद भी और बार बार पढ़ने के बाद भी मैं आज जब फिर से उन कविताओं को पढ़ती हूँ, इस संकलन की ही कविताओं को, जिनको हमने मतलब समझ लीजिए पलकों से चुना है, उनको भी जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ये सब कविताएं तो मैंने पढ़ी हुई हैं और इनको मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं समझती हूँ। नहीं, मैं जब भी उनको पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि हर बार एक नई चिंगारी मुझे छू जाती है और हर बार एक नया अर्थ, एक नया संदर्भ उन कविताओं में मैं देख पाती हूँ। और मुझे लगता है ये बहुत इंदु जी की कविता की खासकर बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे अभी अनामिका जी ने भी जिस झीनी दार्शनिकता की बात की और आप जिस प्रबुद्ध चेतना की बात कर रही हैं, शायद इसीलिए एक उनकी कविता में छोटी सी अभी मुझे ध्यान आ रही है कि जिस तरह से वो कविताएं लिखती थी, इसीलिए उनकी कविता में इतनी गहराई है और इतने आयाम है कि जब भी हम उन्हें पढ़ते हैं हमें वो नए नए अर्थ की परतें उसमें मिलती हैं। बीज उनकी एक कविता है, जो बीज चिड़िया के पेट में पककर निकलता है, मजबूत जंगल उगाता है। मैं कमजोर कविताएं लिखना नहीं चाहती, मैं कमजोर कविताएं लिखना नहीं चाहती, मैं अंदर के धुआंते कबाड़ से गर्मी पैदा कर बीज पकाना चाहती हूँ, झंकार नहीं जंगल उगाना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि कविता को लेकर जो उनकी अप्रोच है कि ऐसा नहीं कि कोई भावावेश में किसी भी तात्कालिक विषय पर उन्होंने कविता लिख दी हो, जो भी विषय, जो भी वस्तु, जो भी स्थिति, जिसने भी उनकी संवेदना को छुआ, उन्होंने उसको अपनी प्रखर चेतना की आंच में धीमे धीमे सींच कर वो कविताएं निकली हैं। मुझे अनामिका जी की ही कविता याद आ रही है, स्त्रियां, जिसमें वो कहती हैं, पढ़ो हमें कायदे से एक एक अक्षर। बहुत सटीक लगती है मुझे ये पंक्तियां इंदु जी के संदर्भ में। तो आप उनकी कविताओं को एक सरसरी निगाह डाल के नहीं कह सकते कि अच्छा इंदु जी की कविताएं ऐसी हैं। अगर सचमुच आपको उन कविताओं में बजता हुआ अनहद सुनना है, उन चिड़ियों की आवाजें सुननी है और उस बच्चे की चीख भी सुननी है जो युद्ध में आहत है, या उस घास की गंध को महसूस करना है, या अंधेरे में छिपे हुए रंगों को देखना है, तो मुझे लगता है कि सचमुच उनकी कविता को एक एक अक्षर पढ़े जाने की जरूरत है। मैं इसमें 2 बातें और जोड़ना चाहती हूँ। अनामिका दी जरूर मुझसे सहमत होंगी इस बात पर। मैंने बहुत कम स्त्री कविता पर मेरा जो भी अध्ययन है उसमें बहुत कम ऐसी कविताओं से गुजरी जिनमें संबंधों का इतना सम्मान। जब भी हम स्त्री मुक्ति की खास तौर पे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे समाज से एक संघर्ष कर रहे हैं, एक जद्दोजहद में। लेकिन इंदु जी की कविताओं में संबंधों का महत्व, मैं एक कविता पढ़ना चाहती हूँ, रिश्ते। रिश्तों को समझें, रिश्तों को समझें, पेड़ का जमीन से, जमीन का बादल से, बादल का आग से, आग का पेट की भूख से नाता है। इस नाते को न तोड़ो। कमजोर का बलवान से, बलवान का अत्याचार से, अत्याचार का सब्र से, सब्र का चीख से, चीख का भूचाल से नाता है। इस नाते को जोड़ेंगे। हम आजाद हैं, सिर्फ कैद से आजाद रह पाने की कोशिश में कैद, कैद और आजादी के इस रिश्ते की तरह तमाम रिश्तों को। तो एक बड़ा फलक जो जोड़ पाई है इंदु जी। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद वो अपने समय से आगे की
रचनाकार थी। जैसे अमृता प्रीतम पर बात करते हुए हमने कहा था कि जिस समय में वो जी रही थी तरह तरह के प्रवाद हुए, क्योंकि वो अपने समय से आगे की सामाजिकता को, लेकिन इंदु जी की कविता में वो अपने से आगे के समय को जी रही थी। जो बिंब उन्होंने बनाए, जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया, मुझसे बेहतर शायद अनामिका जी बता पाएंगी कि क्योंकि अनामिका जी को हम कवित्री के रूप में तो जानते हैं, लेकिन अगर सच मायनों में देखें तो भारतीय सैद्धांतिकी क्या हो सकती है स्त्रीवाद की, वो उनकी कविताओं के साथ साथ उनके चिंतन से भी प्रकट होती है। तो अनामिका जी, आपने अक्सर स्त्री भाषा की बात की है और स्त्री भाषा में संवादमयता की बात की है। तो इंदु जी की कविताएं, मतलब जब आप सिद्धांत दे रही थी उससे पहले की हैं, लेकिन वो बातें संवादमयता, बिंब धर्मिता, जैसे कोई कैनवस पे कोई पेंट कर रहा हो और सिर्फ पेंट ही नहीं करे, मतलब दृश्य ही नहीं है, उसके भीतर एक आंतरिक लय, गति और संगीत है जो सुनाई पड़ता है। मीरा जी कह रही थी ना कि वो एक रिदम में चलती थी, उनका पूरा व्यक्तित्व ही कविता में था। तो अरे आप बहुत सुंदर शब्द चित्र खींचा, मीरा जी ने तो मन मग्न कर दिया, बहुत सुंदर, खड़ा ही कर दिया सामने उन्हें। तो वो भाषा, इंदु जी की कविताओं की भाषा पर मैं चाहूंगी कि आप जरूर जी। संवादमयता भी है और 3 धरातलों पर, एक तो स्वयं से संवाद, फिर जिसके सामने खड़ी है उससे संवाद, और प्रकृति से भी संवाद। मैंने जो उनकी जिस पहली पुस्तक की समीक्षा की थी उस समय मैंने उनको देखा नहीं था। मुझे अर्चना वर्मा जी ने, जापान के आए हैं विद्वान, वो वहां की यात्रा के बाद लौटी थी, पत्तों की चुप्पी शायद नाम, पत्तों की तरह चुप, पत्तों की तरह चुप, पत्तों की तरह चुप। तो मैं वो पत्तों की तरह चुप जो है वो उनकी भाषा में भी है, कहीं चुप्पी है, फिर शब्द है, 2 शब्दों के बीच आकाश है। संवाद ऐसा ही सार्थक होता है, पहले थोड़ा सा चुप होके आदमी सामने वाले का मौन सुनता है। मुझे ऐसा लगता है उनकी कविताएं पढ़ते हुए कि शब्दों की सीढ़ियां चढ़ते हुए आप मौन की छत तक पहुंच गए हैं, और वहां पर फिर आपका अकेलापन और उनका अकेलापन साथ साथ आंखों में एक दूसरे की आंखें डाले बैठा है। वो जो 2 लोगों का अकेलापन आंखों में आंखें डाल के चुप बैठ जाता है, ऐसे मोमेंट्स इनकी कविता में बहुत है। आपने अभिधा भी कही है उतने पूरे ठाट के साथ, लक्षणा और व्यंजना भी है। ये तीनों भी गलबहियां, जैसे हम चोटी गूंथते हैं 3 तरह से, या रस्सी गूंथते हैं, ऐसे ऐसे वो बहती हुई चलती है। उसके अलावा मुझे संगीत की आपने, अच्छा, जो घरेलू जीवन के बिंब उतने नहीं है जितने प्रकृति के हैं, अखबारों के हैं। ये भी एक उनकी बहुत बड़ी ताकत है कि उन्होंने अपने भीतर देखते हुए अपने बाहर भी देखा। और जहां तक मुझे याद है वो बगीचे में ही 10 बजे बैठ जाती थी, शुका वगैरह पेड़ के नीचे ही लोगों से मिलती थी। और तो उनके घर के बाहर ना वो जो शीशा होता है उसका आधा कटा हुआ चांद लगा हुआ था। हाँ, तो और वो जो बया का एक घोंसला उन्होंने अपने अनार के पेड़ पर टांग दिया और उसमें बया आके रहने लगी। तो ऐसे बहुत देखिए ना, ये सौंदर्य शास्त्र जिसकी मीरा जी ने भी चर्चा की, एस्थेटिक्स। पोइटिक्स होता क्या है? एस्थेटिक्स और एथिक्स, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र जब हाथ पकड़ के नाच जाते हैं तो पोइटिक्स बन जाता है, काव्य शास्त्र बन जाता है। तो इनके यहाँ इनके जैसे एक एक शब्द चुनते हुए, एक एक जैसे पग उठाते हुए एक गहन दार्शनिकता और सोच के ही हर कदम रखना उनकी कविता में भी सुनाई देता है। अच्छा, आक्रोश भी इतना मीठा है, इतना मिष्टी मुख। अगर बांग्ला बोलते हुए लोग कहते हैं मिष्टी मुख, तो मीठी मीठी फटकार है ना।
जो कि कांता संहित उपदेश के बहुत करीब पड़ती है। मम्मट ने पूरे साहित्य को कांता संहित उपदेश का उपदेश तो नहीं है, लेकिन व्यंजना है, और वो बहुत लोच के साथ ऐसा है कि हृदय छूती हुई चल जाती है। उदास लड़की वाली कविता में, या पिता, जैसे एक कविता मैंने देखी थी, इनकी याद को भूलकर, या जानना जरूरी, या शिक्षा, बहुत सारी कविताएं। हाँ, मैं लगातार एक क्रिटिकिंग, जैसे बुद्धिमती स्त्री का क्रिटिक तो हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन हर क्षण उसको दिखाई सब दे जाता है, मगर फिर भी वो मटियाना जिसको कहते हैं, माफ करती हुई बढ़ती चली जाती है, छोटी छोटी बातों में फंसती नहीं। इसी से वो सबलाइम स्पेस क्रिएट करती है, कविता में भी जीवन में भी। जो छोटी बातों में फंस जाएगा, जो ब्रॉड व्यू नहीं लेगा, वो तो फिर उदात्त नहीं हो पाएगा, और उसकी कविता भी आपके भीतर आकाश नहीं खोलेगी। वो चांद, जो टूटे हुए शीशे का, मुझे ये याद नहीं था, चांद बना सकता है, वो हर टूटे हुए दिल को चमका सकता है। मुझे तो यही लगता है कि टूटे हुए का ही, चाहे वो टूटा हुआ हृदय हो, टूटा हुआ घर हो, टूटा हुआ कुछ भी हो, चिंतन धारा हो, उसको चांद की तरह एक तरह से टांग देना और एक नया स्पेस बना देना उसके भीतर, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कला थी, जो बचपन से उन्होंने साधी होगी अपनी गंभीर चुप्पियों में। और अहिंसक दृष्टि, मैं एक कविता पढ़ूं उनकी, जो बात आप कह रही हैं, जो मीरा जी ने कही थी। असल में जो जिन कविताओं का जिक्र अनामिका जी ने किया, बहुत बहुत मेरी भी प्रिय कविताएं हैं। शिक्षा, उन पर शायद बाद में आएंगे, लेकिन ये कविता पढ़ने का मैं मोह संवरणी की पूरी ना भी पढ़ूं थोड़ी। मैं हवा का जेट हूँ, तुम लॉन्चिंग पैड, तुम ही में गड़ी थी मैं, सदकर खड़ी थी मैं, अब आग हो चुकी, भाप और धुआं, कितना ही हाथ बढ़ाओ, बालों की डोरियां हाथ से छूट जाएंगी, तारों पर टकटकी लगाएं आंखें, आंगन को न देख पाएंगी, सीधी उड़ान है मेरी, तुम्हारी स्मृति, तुमसे और दूर होते रहने का संकल्प, यह भी संबंध है। इसके आगे भी कविता चलती है, लेकिन जो बात हम भाषा की कह रहे थे, जो अभिजात्य की और एक इंडियनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न थॉट, मीरा जी ने कहा। आज मीरा जी ने तो कमाल ही कर दिया ना, सारा सूत्र ही उन्होंने रख दिया है, तो हम बस उस कैनवस पर हम अपनी तरह से रंग भर रहे हैं। तो एक इतना बड़ा फलक उनके यहाँ था, और अनामिका जी ने भी जो याद दिलाया, मान लो एक 3 पंक्तियां और पढ़ूंगी दार्शनिकता की बात। मोह और मुक्ति के बीच पूरा जीवन जी गया पका हुआ पेड़। तो जैसे जैसे आप उनको पढ़ते जाएं, उतनी उतनी परतें उसकी खुलती जाती हैं। तो हम लगभग 15-20 मिनट हमारे पास हैं, लेकिन अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मेरी इच्छा है, मिज़ोकामी जी कुछ बात कहना चाह रहे थे और कुछ रखना चाह रहे थे, तो पहले आप बात कीजिए सर। जी धन्यवाद। वातायन में इतनी दिग्गज विदुषी है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या वातायन महिला प्रधान समाज है तो बहुत अच्छी बात है। इंदु जैन जी की मुझे बहुत यादें आती है, लेकिन उनमें से 2 बहुत दिलचस्प बातें आपको सुनाऊंगा। एक तो उनके मुंह से सुनी हुई बात, जब एक दिन वे टोक्यो शहर में घूम रही थी तो इर्द गिर्द के जापानी लोग अपना नाम इंदु जैन जैसे कहते थे। मुझे आश्चर्यचकित वो हुई थी, ये मेरा नाम कैसे जानते। बात ये है कि उन दिनों 80 का दशक था शायद। टोक्यो जैसे आधुनिक शहर में भी आम नागरिकों को विदेशियों के प्रति आकर्षण था, जिज्ञासा थी। विशेष तौर
और ये भारतीय साड़ी क्या कहते हैं, साड़ी परिता, साड़ी, हाँ, साड़ी परिता महिलाएं, साड़ी पहने हुए, हाँ जी जी, पहने हुए महिलाओं को जिज्ञासा से देखते थे। आजकल तो टोक्यो वाले भी तो बहुत वैश्विक हो गए, कोई नहीं दिखता नहीं, विदेशी को देख के कोई देखेगा भी नहीं। उन दिनों जिज्ञासा थी। मैं अपने हाई स्कूल के दिनों में कोबे शहर में टहलता था, तो ऐसी सुंदर महिला मेरे सामने से गुजरी, बहुत आकर्षित हुआ। तभी से हिंदी सीखने का मुझे प्रेरणा मिली थी। खैर, जापानी में भारतीयों को इंदोजिन कहते हैं, इंदोजिन भारतीयों को जो इंदोजिन कहते हैं। तो वो कहते हैं, वो तो इशारा करके इंदोजिन, तो इंदोजिन जी को ये अजीब सा लगा, ये मेरा नाम क्यों जानते हैं? ये बहुत दिलचस्प बात है। ये उच्चारण साम्य की वजह से उनको ये भ्रम हुआ। इंदोजिन जैसे सुनाई देता है ना, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, दूसरी बात है, वो तो क्यों था देखने जाता था, लेकिन जब ओसाका आई थी हमारे, तो मेरा घर ओसाका एक दूर है मेरा घर, थी एक काम के लिए, क्योंकि वो दूर तो संवाददाता या कुछ ऐसा, तो वो जो उन दिनों जापान का आर्थिक मतलब औद्योगिक देश के प्रधान औद्योगिक देश के रूप में जाना जाता था। उन दिनों तो 80 के जमाने में जापान का आर्थिक हालत तो छोड़ पड़ता, तो उन्होंने ये कहा कि भारतीयों के मन में को जापान की छवि तो उद्योग से है, उद्योग से है। जापान में भी कोई गांव है, ग्राम है, को नहीं जानता। तो उन्होंने पूछा कि जापान में कोई गांव है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हाँ, मेरे घर से कोई 20-30 किलोमीटर में ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ कृषक भी है, गो पालन भी है, आपको दिखा सकता हूँ। तो अपनी कैमरामैन लेके एक ग्रुप बना के आई थी। तो मैंने गांव को दिखाया, अरे जापान में भी गांव है, खेत भी है, गायें भी है। तो बहुत खुश हुई, खुश होके दूरदर्शन में ये प्रसारण किया था। तब वचन दिया था कि हाँ, दूरदर्शन का जो वीडियो है ना, आप दिखाऊंगा, भेजूंगा। तो मैं बहुत इंतजार करता रहा, वो भूल गई। बहुत सुंदर संस्मरण आपने साझा किए, और वो अपने जापान यात्रा के बहुत से किस्से हमें सुनाती रहती थी। शायद मिज़ोकामी जी का संपर्क हमसे छूट गया है। रेखा दी, एक और पहलू इंदु जी के जीवन से जुड़ा हुआ, जैसे मीरा जी ने भी बताया कि वो दूरदर्शन और आकाशवाणी से बहुत गहरे से जुड़ी थी और बहुत सारे कार्यक्रम उन दिनों हम लोग देखते और सुनते थे। और एक और पक्ष उनकी लोकप्रियता का कि उन्होंने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे, चश्मे बदूर हो, कथा हो या स्पर्श हो। और जो चश्मे बदूर का वो गीत था, कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा, वो तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और ऑल इंडिया रेडियो में वो अक्सर बजा करता था। और ऐसे ही एक उनका कथा का गीत था जो मुझे बहुत पसंद है, और मैंने एक बार मुझसे क्लास में कहा भी कि मुझे आपका वो गीत बहुत पसंद है, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज दे दो, 100 बरस से जगी इन आँखों को नींद का वरदान दे दो।
तो ये किशोर कुमार जी ने गाया और मैंने फिर बताया भी कि कैसे ये गीत उन्होंने लिखा, और जब इस पर धुन बनाने की और इसको गाने की बात आई तो थोड़ा मुश्किल लगा, और किशोर कुमार जी ने भी कहा कि ये कैसे गाया माफ जाए। कीजिए, ये कुछ गड़बड़ हुआ, बहुत ही खूबसूरत वो गीत उन्होंने जी लिखा। जी 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 हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। समय नहीं दूंगा, और बातें हैं, लेकिन ये मशीन की गड़बड़ी के कारण इससे ज्यादा बोलने से आपको तकलीफ होगी। बस असल में इंदु जी ने जो भी किया बहुत जीवन या है, साहित्य एक बड़े बहुत अच्छी जो महिला, आनंद भाव से किया, उसको खुद भी उन्होंने खूब एंजॉय किया, और जो इसीलिए जो उसको देखने वाला, मतलब यहाँ तक कि वो कॉलेज के तमाम कार्यक्रमों में भी उसी उत्साह से भाग लेती थी। और फिल्मों के गीत की बात रेखा कर रही थी, तो उनका वो एक गीत है, काली घोड़ी द्वार खड़ी। तो वो जो काली घोड़ी है वो वास्तव में कॉलेज के गेट पे मोटरसाइकिल खड़ी रहती थी लड़कों की, जो अपनी प्रेमिकाओं का इंतजार करते थे, तो वो काली घोड़ी वहां से आई। तो ऐसे कई मजेदार और चटपटे से किस्से हैं हमारे और इंदु जी ने ये भी बताया कि जब वो इस तरह से गीत लिखती थी, वो कुछ लोकप्रिय भी हुए गीत, क्योंकि काफी तो सही परांजपे ने उन्हें ये सलाह दी थी कि वो मुंबई में अपना कोई एक मैनेजर रख लें जो कि उनका ये करे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। तो कभी उन्होंने ऐसे लोकप्रिय होने के लिए नहीं, उन्होंने जो किया, जो उनके भीतर से निकला सीधे उसी पर उन्होंने जिस तरह से बात की। अब मैं अनुरोध करूंगी कि यदि आपके मन में कोई किसी के सवाल हो तो कृपया चैट बॉक्स में लिख दें, और या फिर हम ये करना चाहेंगे कि एक एक कविता छोटी छोटी पढ़ेंगे, और फिर जो लोग जुड़े हुए हैं, संध्या जी हैं, शैलजा हैं, अनूप भार्गव जी हैं, और शायद में किसी का नाम छूट रहा हो तो मीरा जी मदद करेंगी। तो सबसे क्या हम एक एक दो दो मिनट के लिए अगर अनुरोध करेंगे कि वो भी अपनी टिप्पणी दें। तो जब तक मैं एक कविता उनकी पढ़ना चाहूंगी, मतलब बात खत्म करने से पहले। इस कविता का शीर्षक है असंतुलन का सम। मैं डरी जरूर लेकिन मरी नहीं, मैं डरी जरूर लेकिन मरी नहीं, मरती तो डर मर जाता। जब बंदूक उठी मैंने हाथ उठाया, डर ने असंतुलन में सम बैठाया। आंखों से चीखी पहाड़ को पत्थर खाई, खाई को नाली सा फलांग डर को डराया। तभी तो मरकर भी मरी नहीं मैं, मुट्ठी बंधी रही मैं। रेखा दी, आपको बोलते हुए देखकर मुझे इंदु जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, और मुझे बरबस लग रहा है कि शायद आपको ही देखकर उन्होंने लिखी होंगी। वो छोटी सी उनकी जो शिक्षा कविता है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, उसकी अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ना चाहती हूँ, और रेखा दी के लिए ही पढ़ रही हूँ। और तभी अचानक रहस्य से मुस्कुरा देती है एक लड़की, माँओं, पिताओं, शिक्षकों को भूल एक गेंद उछाल देती है अंतरिक्ष में। सारे नक्षत्र नई बुनावट में जगह बदलने लगते हैं। मुझे लगता है मैं आराम से सो सकती हूँ जिंदा सपनों के देश में। तो ये कविता जब मैं पढ़ती हूँ, मैं हर बार रेखा दी को याद करती हूँ, और मुझे लगता है अगर मैं मुक्ति बोध के शब्दों में कहूँ तो जो वो कहते हैं ना कि सजल और शिष्य, तो सचमुच आप इंदु जी की सजल और शिष्य हैं। बहुत कुछ आपने उनसे लिया है, मैंने लिया है, मैंने उनसे बहुत प्यार लिया है, बहुत स्नेह और आत्मीयता ली है। बाकी उनके व्यक्तित्व के बहुत से गुण जो हैं वो आप में दिखाई देते हैं। रेखा गिलहरी वाली कविता भी पढ़ दो भाई। जी 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 बिल्कुल। मैम आप ही पढ़िए ना। अरुणा जी इंद्रप्रस्थ कॉलेज में उनकी सहयोगी सहकर्मी तो थी, लेकिन उससे ज्यादा उनकी दोस्त थी। अरुणा जी आप भी उनकी शिष्या भी रही होंगी ना? बिल्कुल शिष्या भी रही, लेकिन ये कविता भी मेरे सामने नहीं है। किताब में से ढूंढने में समय लग सकता है, तुम्हारे सामने है तो बहुत प्रिय सभी छात्राओं को संबोधित करती और प्रेरित करने वाली रचना है ये। अगर सामने है तो जरूर पढ़ो।
देख गिलहरी कितनी फुर्ती जी से जी पेड़ पर चढ़ी है, तू कैसे अनार देखती कुतर खड़ी है ना। जी। देख कविता का शीर्षक है। इंदु जी की कविताओं के शीर्षकों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कभी ऐसे बहुत भारी या बड़े दार्शनिक किस्म के शीर्षक नहीं दिए, बहुत छोटे छोटे शीर्षक दिए, और या फिर चल उठ बैठी हुई हवा जैसे हम बात करते हैं इस तरह की। तो इस कविता का शीर्षक है देख। देख गिलहरी किस फुर्ती से पेड़ पर चढ़ी है अनार कुतरने, तू कैसे नीचे खड़ी है गिरे दाने ओखती, जंगल में रहने वालों के हाथ पांव मजबूत होते हैं, तू शहर को घर मान सहमी पड़ी है, किताबें तेरा अस्त्र हैं दिमाग शस्त्र, अपनी फौज कैसे भूल गई, कैसे भूल गई तू कद में पेड़ से हमेशा बड़ी है, एक स्कूल छूट गया दूसरा खुला है, छूट छूट क्यों इस तरह धनुष पर खिंचे बांध सी चढ़ी है, यह लड़ाई नहीं बीच का धर्म है, सूरज की गर्मी से चांद तारों हवाओं से किस लिए इस कदर डरी है, जरा देख तो गिलहरी किस फुर्ती से पेड़ पर चढ़ी है। वाह, बहुत खूब। और यही अस्त्र शस्त्र हमारे पास आज भी है रेखा। जी जी। तो संध्या अगर जुड़ी हुई है तो क्या मैं संध्या को आमंत्रित करूं, कुछ कहना चाहेंगी? या शैलजा, शैलजा आप कुछ कहेंगी? आपने भी कुछ समय उनके साथ भी बिताया। और धन्यवाद रेखा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और आप लोग इतने सुंदर तरीके से इंदु जैन जी की रचनाओं को, उनके व्यक्तित्व को बांच रहे हैं, शब्द शब्द बांच रहे हैं, जैसा अनामिका दी ने कहा। और मैंने उनसे मास्टर्स में पढ़ना शुरू किया। बैचलर्स में आप लोगों का सौभाग्य था कि आप लोग 5 वर्ष तक साथ रहे, मैं 2 वर्ष तक साथ थी। लेकिन उससे पहले दूरदर्शन पर उनकी जो गरिमामयी छवि थी और उस समय पर एकदम नई विधा हाइकू जब वो लेकर आई, तो इन दोनों ही चीजों से पहली बार साक्षात्कार हुआ कि किस प्रकार से एक महिला सारे समाज के बीच अपनी मुस्कान, अपनी व्यक्तित्व, अपनी गरिमामयी वाणी और अपने सुंदर संवेदनापूर्ण विचारपूर्ण शब्दों से इतना सुंदर चित्र खींच सकती है। आप लोगों ने इतने सुंदर कविताएं पढ़ी और मुझे वो ध्यान आता है कि जब उन्होंने हमें अपने घर पर बुलाया और उनका घर भी मुझे इतना खूबसूरत लगा जैसे का उनका व्यक्तित्व। और हमेशा मुझे लगा कि एक आंतरिक लय जिसकी बात आप कह रही हैं उनकी रचनाओं में, मुझे उनके भीतर से बाहर तक के सारे वातावरण में वो आंतरिक लय हमेशा दिखाई देती थी। हमेशा एक मुस्कुराहट से और अपनी जो कलात्मकता थी, बिंदी से लेकर और घर के कोने कोने के तक, वो उनकी कलात्मकता इतनी प्रभावित करी है और हमेशा प्रेरणा देती हुई कि पत्रिका में लिखो, इंद्रप्रस्थ कॉलेज की पत्रिका में लिखो, और उसकी तारीफ करते हुए। और मेरी रचनाएं भी उन्होंने चुनी और प्रकाशित की मास्टर्स में। तो वो सब यादें और उनकी लेखन को तो अभी बार बार दोहराना जरूरी है हमारे लिए। बेहद इस पूरी पृष्ठभूमि को और भाव और शब्द की गरिमामयी संगत जो है उसको समझना, जो आपने कहा स्त्री विमर्श का जो नया अध्याय उन्होंने शुरू किया था, जहां संबंधों का आदर था, संबंधों से विद्रोह नहीं था, उसको समझना बहुत जरूरी है। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, अनामिका दी, रेखा और प्रीति जी, आप तीनों को बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और इस आयोजन के लिए बहुत धन्यवाद कि आप बार बार उनको, हमें उम्मीद है कि हम अगले वर्ष फिर से उनकी जयंती पे भी कुछ और अधिक बात कर सकेंगे। धन्यवाद। जरूर जरूर, बहुत अच्छा। इस बात के लिए तो सबसे बड़ा आभार दिव्या जी का है कि उन्होंने ये और वातायन के मंच का कैसा मंच दिया कि हमने इस तरह याद कर रहे हैं। अनूप भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या अनूप जी मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप इस पर कुछ कहेंगे?
मीरा जी या तितीक्षा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अब आगे की जो भी गतिविधि है शायद मैं किसी को ना जान रही हूँ, तो जी आप जी रेखा जी, मुझे लगता है शायद अब मीरा जी हम धन्यवाद ज्ञापन की ओर ही ले चले कार्यक्रम को। जी बिल्कुल जी। तो एक्चुअली इंदु जी जब 98 में जगदीश चतुर्वेदी जी और हुल्लड़ मुरादाबादी और सुनीता जैन वगैरह के साथ जब एक बड़े दल में बर्मिंघम आई थी, तो आज भी याद है कि बर्मिंघम के जो काव्य यात्रा थी उनकी, कवि सम्मेलन की यात्रा, तो उन्होंने उसमें कहा था कि जब केशीनाथ त्रिपाठी शायद अध्यक्ष थे, तो उनकी जो पीठ थी वो उनके तरफ थी, और उन्होंने कहा कि मैं इसे आशीर्वाद समझूंगी कि उनका हाथ मेरे मेरे पीठ पर है। तो बहुत ही हम्बल और सरल स्वभाव की थी वे। और बहुत ही आज का कार्यक्रम जो एक रोचक संवाद और साक्षात्कार के लिए रेखा सेठी जी और अनामिका जी और रेखा उप्रेती जी, आप तीनों का बहुत बहुत आज आभार, और हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए भी। इंदु जी की कविताएं और उनकी संस्मरणों से हमें अवगत कराने के लिए, और उनके एक जो विशाल कैनवास में और भी रंग भरने के लिए। और रेखा सेठी जी तो जहां भी सूत्रधार हो वो कार्यक्रम सफल होने को बाध्य ही हो जाता है। आपका ज्ञान और प्रश्नोत्तर से नहीं, बल्कि आप एक संवादनुमा कॉन्वर्सेशन करने की एक कला है आप में। और आप तीनों बहुत ही सौभाग्यशाली थे कि इंदु जी जैसी आइकन जो है वो आपकी मेंटर रही हैं। मैं आभारी हूँ देश विदेश से आज के कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण सुधी श्रोता जुड़े हैं। न्यू जर्सी से अनूप भागर जी, कनाडा से शैलजा सक्सेना, खासकर आपकी विशेष टिप्पणी के लिए धन्यवाद। और सिंगापुर का तो आज बहुत बड़ा दल हमसे जुड़ा है, संध्या जी, शार्दुला जी, नंद कुमार देश पांडे और आराधना झा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और भारत से शुभम जी और डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र, और इंदु जी के जापान यात्रा के संस्मरणों के लिए तोमियो मिजुगामी का विशेष आभार। यहाँ से शैल अग्रवाल, डॉक्टर अरुण अजित सारिया जी, डॉक्टर के श्रीवास्तव सहित सभी श्रोतागण और यूट्यूब पर भी जुड़े देश विदेश के श्रोता, हम आप सबके कृतज्ञ हैं, और आप सबका साथ और प्यार यूं ही बना रहे, यही दुआ करती हूँ। इसी के साथ मीरा जी जो वातायन की अध्यक्षा है, हमारी सर्वे सर्वा दिव्या जी एवं पद्मेश जी और वातायन की संपूर्ण टीम को बधाई for continuing the good work and bringing like-minded people to on this portal। और हम ब्रिटेन वासियों को साहित्यिक ऊर्जा देने के लिए आप सबकी जय हो। अगले सप्ताह 14 अगस्त को भारतीय स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए दुनिया भर से क्रांतिकारी कविताओं का प्रस्तुतिकरण होगा। तो हम मिलते हैं अगले सप्ताह इसी पटल पर, यही समय। जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं।